बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां होंडा CG125 2008 मॉडल को रिस्टोर कर रहे थे। तो पहले इसकी प्रोजेक्ट की फ़ाइनल लुक एक दिखा देता हूं। ये इसकी फ्यूल टैंक की शाइनिंग है, ये देखें, ये हार्डनर लैकर लगने के बाद की इसकी शाइनिंग है। उसके बाद ये लॉक सेट इसका चेंज हुआ था, ये कैप और ये लॉक्स इसका और हैंडल लॉक ये सारा कंप्लीट चेंज है। ईच एंड एवरीथिंग न्यू है इसके अंदर। हैंडल बार न्यू है, ये इसके बफ़ करवाए हुए हैं, लीवर वगैरह न्यू है, केबलें वगैरह न्यू है, सीट न्यू डल गई है, और उसके अलावा बैक लाइट न्यू है, रिम्स वगैरह न्यू है, मड गार्ड न्यू है, इशारे न्यू है। वायरिंग का लास्ट टाइम इशू आ रहा था, वायरिंग शॉर्ट थी, तो ओरिजिनल वायरिंग रिपेयर करके उसी को ही चला दिया है। वो जो जीपी कंपनी की डाली थी वो ख़त्म कर दिया। अभी दो तीन चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर, उनको भी दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने स्विच ऑन किया है, हॉर्न, इंडिकेटर्स, ये आगे वाला और इधर पीछे वाला, ये देखें, ये इंडिकेटर्स आ गए। दूसरी साइड का इंडिकेटर, ये इंडिकेटर चल पड़ा ये। और मीटर के अंदर जब हेडलाइट वगैरह ऑन होगी तो वो ये मीटर के अंदर इंडिकेटर्स की लाइट्स। और उसके बाद कार्बोरेटर, न्यू कार्बोरेटर है। इसकी सेटिंग जो मैंने आपको बताई थी, दो टर्न्स इन्होंने खोले हुए हैं 360 डिग्री के ऊपर, ये फ्यूल मिक्सर के। अभी मैं इसी सेटिंग के ऊपर इसको पहले एक दफ़ा स्टार्ट करूंगा, उसके बाद इसकी सेटिंग पेट्रोल कम करूंगा, क्योंकि अभी पहली दफ़ा स्टार्ट करनी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इसका थोड़ा सा मज़ीद काम, फ्यूल फ़िल्टर बॉक्स ये भी लग चुका है, इसमें फ़िल्टर न्यू डल चुका है। फुटरेस्ट वगैरह, चिमटे वगैरह को पेंट किया था और लेकर किया था। अब इंजन का ये वाला पार्ट रह गया पेंट होने वाला, इसको खोलना है और इसको भी पेंट करना है। इसी तरह फ्रंट मड गार्ड्स न्यू है। सबसे मेन चीज़, इसके रिम, टायर वगैरह हर चीज़ न्यू है। हब्बों को बफ़ करवाई हुई है, शॉकों के बॉटम बफ़ हुए हुए हैं, शॉकों की ग्लासियाँ न्यू हैं, ये ऊपर से इसके कान जो हैं ये भी न्यू है। ये सारी डिटेल वीडियो इसकी पड़ी हुई है। हेडलाइट वगैरह न्यू है। हेडलाइट की हांडी जो होती है, बैक इसका केस होता है, इसको केसिंग कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हांडी इसको बोलते हैं, ये भी न्यू है। हॉर्न वगैरह न्यू है। उसके अलावा ये बफ़ों की कंडीशन, हब्बों की कंडीशन देखें, इनको बफ़ हुई हुई है, किस तरह मिरर लुक दे रही हैं। शॉकों के बॉटम्स वगैरह सारे न्यू है इसके अंदर। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं बाइक स्टार्ट करने से पहले मैंने क्लच प्लेटें इसमें चेंज करनी है। तो पहले मैंने ये सोचा था कि इसमें क्लच प्लेटें बाद में डालूंगा, पहले इसको एक दफ़ा स्टार्ट कर लूँ, लेकिन अब मैंने ये किया फ़ाइनल कि एक दफ़ा क्लच प्लेट डालनी है, क्योंकि मुझे ये पार्ट खोलना था इसका इंजन का। तो ये डालने के लिए, खोलना था पेंट करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि खुलना तो है तो क्लच प्लेट्स भी साथ डाल लूँ। तो काम को शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे क्लच प्लेट वगैरह डलती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 8 mm की टी रॉड है, 8 mm का। इसके साथ एक ये 12 मिलीमीटर का पाना है। इसके साथ सारे बोल्ट से एक दफ़ा लूज़ करूँगा मैं, ऐसे डाल के इसकी ऐसे बना के, तो सारे बोल्ट से एक दफ़ा लूज़ कर लिए जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो बोल्ट जहाँ से आपने खोलना है वहाँ पे ही वापस फिट करना है। ये सारे बोल्ट लूज़ हो गए हैं इसके। अब जो जहाँ से खोल रहा हूँ वहाँ पे ही फिट होगा। पहले बोल्ट बाहर नहीं निकालना। जब ये, अभी इसमें से ऑयल भी निकलेगा, जब सारे बोल्ट खुल जाएंगे फिर एक ही दफ़ा टापा बोल्टों समेत उठा के बाहर ले आना है, फिर वहाँ से बोल्ट निकाल के, ताकि आप उसकी सेटिंग बना सकें कि कौन सा बोल्ट कहाँ से खोला है। और आपको ये पता चल जाएगा कौन सा बोल्ट लंबा है और कौन सा छोटा है। मोस्टली एक आधा बोल्ट लंबा होता है, बाकी सारे सेम साइज़ के होते हैं। जैसे ही आपने सारे बोल्ट इसके लूज़ कर लिए हैं, बोल्ट अपनी जगह पे लगे रहने देने, इनको नहीं खोलना, इनको बाहर नहीं निकालना, क्योंकि इसमें आपने सबसे पहले जब भी कोई चीज़ खोलनी है, बाइक हो, कोई भी ऐसी मशीनरी हो, उसमें आपने सबसे पहले ये चीज़ देखना होता है खोलते हुए कि जो चीज़ जहाँ से आप खोल रहे हैं वापस आपने फिट उसको वहीं पर करना। अब ये सारे बोल्टों का एक साइज़ होता है, इसमें एक बोल्ट डिफरेंट साइज़ का होता है, वो ये वाला होता है। एक नॉर्मल जो बंदा डेली का काम करने वाला है उसको तो पता है कि ये बोल्ट लंबा होता है, लेकिन अगर आप इस बोल्ट को यहाँ से उठा के किसी और जगह पर फिट कर देंगे तो पल्ला क्रैक हो जाएगा, वो फाड़ देगा पल्ले को। इसलिए आपने पहले इसको एज इट इज़ बाहर निकाल लेना है, बड़े आराम से ये बाहर निकल आएगा। इसको ऐसे आराम से हिला के निकालना है, ठीक है। ये आ गया बाहर। और इसके बाद
आपने इंजन की हालत अंदर से बहुत ख़राब है, लेकिन आपने सबसे पहले देखना है कि बोल्ट लंबा कौन सा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये वाला जो बोल्ट है, ये जो केबल होती है आरपीएम की यहाँ पे लगती है, इसके अंदर यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है। इसके साथ वाला जो नीचे वाला बोल्ट है ये लंबा है, इसको आपने उठा के साइड पे कर लेना है। इसको बेशक आप अपने हिसाब से निशानी के तौर पे यहाँ पे वापस आप इसको हल्का सा टाइट कर दें, ताकि आपको पता हो कि ये बोल्ट लंबा है। बाकी आलमोस्ट सारे बोल्ट सेम साइज़ के हैं, तो इनको अब आप निकाल लें। बेशक ऐसे करके सारे बोल्ट्स निकालें, ये सारे सेम साइज़ के। मैंने सारे बोल्ट्स इसके न्यू डालने हैं। इसको इसके ट्रे के अंदर रखें ताकि ऑयल इसका ट्रे के अंदर ही जाए। इस तरह करके सारे बोल्ट्स आपने निकाल लेने हैं इसके। यहाँ से ऑयल साफ़ कर लें ताकि ऑयल नीचे ना जाए, ये ट्रे के अंदर ही रहे। तो इसको इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे कर दें इसको ताकि ऑयल ना नीचे चला जाए। अच्छा, अब इसके सारे बोल्ट्स आप निकाल लें, इनको यहाँ पे एक साइड पे रख दें। ये सारे एक ही साइज़ के बोल्ट हैं, सिर्फ एक जो बोल्ट है वो लंबा है, वो मैंने यहाँ पे वापस अपनी जगह पे फ़िट कर दी। ये इसी जगह पे वापस फ़िट होना चाहिए। अगर ये इसके अलावा किसी और सुराख में फ़िट कर देंगे आप इसको, तो ये सुराख फाड़ देगा वो, क्योंकि ये लंबा बोल्ट है। तो इसी तरह मैंने यामा YBR की जब वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी, जो बोल्ट जहाँ से खोलना है उसको आपने वहीं पर वापस फ़िट करना है। ये ज़रूरी चीज़ है, तो इसलिए निशानी लगा लें कि कौन सा बोल्ट आप कहाँ से खोल रहे हैं, और जो लंबा है उसको सेपरेट कर लें, उसको अपनी जगह पे फिट कर दें, और जो बाकी सेम साइज़ के हैं उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लें। अब ये सारे बोल्ट इसके निकल चुके हैं, इसको अब ऐसे उल्टा कर लें। देखें अंदर से कैसे जला हुआ है। ये बहुत ख़राब हालत थी इंजन की, मतलब इंजन धुआं नहीं था मार रहा, लेकिन इसमें ये इंजन इस वजह से जल गया कि इसको बगैर ऑयल के चलाया हुआ, क्योंकि इसमें ऑयल की लीकेज काफ़ी ज़्यादा थी इस बाइक में, सीलें वगैरह काफ़ी लीक थी। तो इसको बगैर ऑयल के, क्योंकि ऑयल बार बार ये लीक करके ख़त्म कर देती थी, तो फिर इसको बगैर ऑयल के काफ़ी चला दिए, जिसकी वजह से इंजन की हालत काफ़ी ख़राब हुई है। तो अब आ जाते हैं इंजन के ऊपर। इंजन भी देख लें अंदर से काफ़ी खस्ता हालत में है। ये देखें खस्ता हालत इस वजह से कि ब्लैक हो गया हुआ है जल के, तो इसको पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल इसको खोलते हैं। ये अंदर से काफ़ी ब्लैक है, इसको तो पेट्रोल से अच्छा खासा वॉश करना पड़ेगा, इंजन साइड को, इंजन केस को। तो बाकी इसको भी खोल के देख लेते हैं। ये 4 मुँह वाले बोल्ट्स होते हैं, इनको बड़े आराम से ज़ोर लगा के आपने खोलना होता है। इस तरह खोलना है कि ये स्लिप ना हो, इसमें काफ़ी ज़ोर लगता है आपका। तो ये इस तरह आप इनको सबको बोल्ट्स को खोल के, क्योंकि ये सेम साइज़ होते हैं, इनको आप बेशक इस इंजन के केस के अंदर ही इकट्ठा कर लें। तो ये देखें, ये मैंने ऐसे स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ है, और इसको ऐसे आगे को प्रेस करके ऐसे झटका मारेंगे तो ये बोल्ट लूज़ हो जाएगा। ये देखें लूज़ हो गया। इसको अब आपने आराम से ऐसे खोल लेना है। इसी तरह ये तीनों बोल्ट आपने खोल लेने हैं। ये इस तरह करके इसको आपने यहाँ पे इकट्ठे करते जाना है, क्योंकि इनका साइज़ सेम होता है, इसमें इतना मसला नहीं होता। बाकी अगर आप पहली दफ़ा बाइक खोल रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना है कि साइज़ ना कहीं फ़र्क आ जाए इसके अंदर, कि कहीं इधर उधर का बोल्ट आप ना फिट कर दें। इस कैप को आराम से ऐसे आपने उतार लेना है। इसको भी आप बेशक इसी के अंदर रख दें। इसके अंदर ये एक नट लगा होता है, ये 70 के अंदर भी होता है और 125 के अंदर भी होता है। इसके लिए ये वाली गोटी यूज़ करते हैं। ये होती है स्पेशल किस्म की गोटी होती है, जिससे ये नट खोला जाता है। तो इसको गोटी को यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे, जहाँ पे ये फंस जाए, और दूसरी साइड पे आपने बार लगानी होती है जो मैग्नेट को स्टॉप करवाती है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये सुराख होता है, इस सुराख के अंदर आपने कोई भी पेचकस वगैरह ऐसे फंसा लेना है, और उसके बाद ये बार को यहाँ से डाल के इस पेचकस के ऊपर यहाँ पे टेक लगा देनी है ऐसे, इस साइड पे यहाँ पे। तो अब इसके वो वाले स्क्रू खुल जाएंगे 4 मुँह वाले जो मैंने अभी खोले हैं। अब मैंने दूसरा वाला खोलना है, तो इसको पेचकस को ऐसे हटा लेना है, ये बार को ऐसे नीचे वाली साइड पे ले जाना है, क्योंकि अब ये उल्टी साइड पे घूमेगा। तो अब ये जब मैं उधर से ज़ोर लगाऊंगा तो ऐसे ऊपर को इसको पुश करेगा, लेकिन ये यहाँ पे रुका रहेगा। तो इस वजह से आपने ये जो स्टॉपर है इसका, ये लाजमी यहाँ पे यूज़ करना है इसको मैग्नेट को रोकने के लिए। तो ये स्पेशल किस्म की गोटी है। अगर तो ये नट इजी खुल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप इसमें एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। रॉड एक्सटेंशन होती है, जैसे कोई भी आप पाइप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये पाइप है, ये किसी भी चीज़ की फ़ोर्स को बढ़ा देता है। अब मैं इतना सा बार लीवर है, इसको अगर मैं ये पाइप लगा के लंबा कर लूँगा
तो ये इसकी फ़ोर्स बढ़ जाएगी और मैं इसको आराम से खोल लूँगा। लेकिन आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये नट स्लिप ना हो। इसको ऐसे आपने हल्की सी, अभी तो ये नट लूज़ है, ये देखें अभी तो ये घूम रहा है, सॉरी उधर से जो स्टॉपर लगाया वो उल्टा लग गया है, उसको साइड चेंज करनी पड़ेगी, जैसे पहले था वैसे करना पड़ेगा, दूसरी साइड पर लगाना पड़ेगा, उसको चेंज कर लेते हैं। ये देखें ये मैग्नेट इधर से नीचे को घूम रहा है, तो इसको मैं पेचकस के ऊपर, पेचकस से एक दफ़ा बाहर निकालूंगा, तो इसको ऐसे ला के यहाँ ऊपर वाली साइड पे रोकूंगा। ये यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, अब ये रुक गया है। तो बाज़ का तो होता है कि इंजन बहुत ज़्यादा देर बाद जब खुले और ऑयल काफ़ी ज़्यादा इंजन ख़राब हो चुका हो, तो फिर आपको इस तरह एक्सटेंशन लगा के इस नट को खोलना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये लूज़ हो गया ईज़ी। यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये ईज़ीली खुल गया। तो बाज़ का ये फंस जाता होता है, तो इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। तो ये हो गया जी। इसकी आपने ऐसे गोटी पकड़ लेनी है, गोटी पकड़ के ऐसे लगा लेना। एक दफ़ा जब आपने इसको लूज़ कर लिया फिर ये आराम से खुल जाता है। इसको ऐसे खोल लेना आपने। इंजन यहाँ पे भी काफ़ी कचरा इसके अंदर आया हुआ है, काफ़ी खस्ता हालत है। तो ये इसको आपने खोल लिया, लेकिन ध्यान रखना कि कोई वार्शल कोई इस तरह की चीज़ ना हो इसके अंदर। कोई भी चीज़ आप जब खोलते हैं, देखें इसमें कुछ भी नहीं निकला। 70 के अंदर पीछे एक वार्शल होती है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको आपने अगेन इसके अंदर रख लेना है और ध्यान रखना आपने जो जो पार्ट जहाँ से खुला उसको सेपरेट। अब मैंने जैसे इसको खोला कैप को, इसके अंदर नट इसके अंदर रख लिया ताकि मुझे पता चले कि ये कैप के पहले लगना है। और इसके बाद इस कप को मैं आराम से ऐसे निकाल लूँगा, हल्का सा हिलाया और ये आराम से आ गया। इसकी वार्शल ये है, इसकी वार्शल बगैर लॉक के है। और इस वार्शल को निकालने से पहले आउटसाइड आपने देख लेनी है। वार्शल की 2 साइडें होती हैं, यहाँ पे लिखी है आउटसाइड। आउटसाइड को बाहर रखना होता है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें इस कप को भी आपने इसके ऊपर रख लिया। और ये जो वार्शल है इसकी एक ये साइड होती है, तो ये साइड है, ये इन साइड है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आउटसाइड है। आपने इस वार्शल को इस तरह लगाना है, इस तरह नहीं लगाना, इस तरह करके लगाना है आपने जब कप फिट करना है। तो ये आउटसाइड आपने ध्यान रख लेना। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ये देखें ये आउटसाइड। ये देखें ये कैमरे में इतना क्लियर नहीं क्योंकि गंद काफ़ी लगा हुआ है। ये आउटसाइड वार्शल है, इसको भी आपने यहाँ पे रख लेना। इसकी जब फिटिंग के दौरान आपने साइड देख के फिट करना है। अब इसके इंजन को अच्छी तरह धोना भी पड़ेगा। अब आप देख लें एक 10 मिलीमीटर का आपके पास टी रॉड होनी चाहिए या गोटी रॉड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेशक आप ये गोटी यूज़ कर लें, ये गोटी है 10 मिलीमीटर की, इसको रॉड के साथ यूज़ कर लें। बेशक आप टी रॉड यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। इसको आप ये मैंने इसी के साथ भी आप इसको खोल सकते हैं। अगर आपके पास टी रॉड है उसके साथ भी खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगेन थोड़ा आराम से इसको ज़ोर लगा के ऐसे खोलना है। नट नहीं स्लिप होना चाहिए, मतलब नट का जो आगे से फेस होता है वो नहीं ख़राब होना चाहिए। आपकी गोटी नहीं स्लिप होनी चाहिए इसके ऊपर से। पहले हल्का हल्का बेशक इससे लूज़ कर लें, बाद में उसके बाद टी रॉड यूज़ करें। ऐसे इसको करके ये लूज़ हो गया और इसको ऐसे करके सारा लूज़ कर लिया आपने। अब जो है आप टी रॉड से इसको स्पीड से खोल सकते हैं। ये देखें ऐसे टी रॉड आपने डाल लिया और इसको ऐसे घुमा के आपने इजीली खोल लिया। ये देखें ये बोल्ट बाहर आ गए। ये बोल्ट चारों सेम साइज़ के होते हैं, इनमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब भी इसके अलावा भी कोई मशीन आप अगर खोल रहे हैं तो उसमें आप पहली दफ़ा जब भी चीज़ खोल रहे हैं तो उसके नटों को बोल्टों को अलग-अलग इकट्ठा करें, साइज़ उनके मेजर कर करके अलग करें। अब ये सेम साइज़ के हैं सारे, ठीक हो गया। उससे पहले ये चीज़ जो है इसको आपने निकाल लेना है। इसको किल्ली भी कहा जाता है जो क्लच को वर्क करवाती है। तो इसकी आपने साइड देख के इस तरह आप निकाल लें तो इसी तरह दोबारा ये फिट होनी है। इसकी साइड आपने देख लेनी, इसके साथ कोई और चीज़ तो नहीं लगी। इसको पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करेंगे। इसको भी यहाँ पे साइड पे रख लें। उसके बाद ये बैरिंग होता है इसके अंदर, ये बैरिंग अभी फंसा हुआ है। ये ऐसे उंगली डाल के आपने इसको ऐसे आराम से इसको बाहर निकाल लेना। बैरिंग की हालत भी काफ़ी ख़राब है, ये भी जल चुका हुआ है। ये देखें स्टॉप रुक भी रहा है। जब इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे तो ये रवा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको भी आपने यहाँ पे साइड पे कर लिया। अब ये आ गया इसका क्लच हाउसिंग। ये ऐसे टी रॉड डाला, इसको थोड़ा सा ऐसे आराम से खोलना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें 4 स्प्रिंग होते हैं। 2 बोल्ट इसके इजीली खुल जाते हैं, कोई भी 2 आप खोल सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंग का नीचे से प्रेशर आना शुरू हो जाता है, वो आपको आराम से खोलने पड़ते हैं। या आप इन बोल्ट्स को ऐसे आराम से खोल सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग अंदर से उसको प्रेशर दे रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये भी खुल गया। अब जो लास्ट बोल्ट रह जाएगा उसके ऊपर सारा स्प्रिंग का जोर आएगा, तो ये आपको बड़े आराम से ही खोला जाएगा। ये जल्दी नहीं खुलेगा, मतलब आराम आराम से घूमेगा, जैसे टी रॉड ईजीली फ्रीली घूमता है वैसे नहीं घूमेगा। तो ये इसको बड़े आराम से, क्योंकि स्प्रिंगों का सारा प्रेशर इस टाइम इसी बोल्ट के ऊपर आ गया। 4 स्प्रिंग होते हैं इसके, और अंदर से स्प्रिंगों की हालत भी काफ़ी ख़राब है, इनको भी पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा वो बिलालगंज से जो केमिकल लेके आया हूँ, इंजन क्लीनिंग केमिकल, जिससे गाड़ी का इंजन बे वॉश किया था, होदा वगैरह सारा वॉश किया था, इंजन वॉश किया था, बिलालगंज वाला जो केमिकल 150 रुपये की बोतल लेके आया था, उसी से इस चीज़ को भी साफ़ कर लूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेज़ाब डला होता है, तो वो जल्दी पेट्रोल की निस्बत जल्दी ये सारी मैल वगैरह कालक वगैरह सारा कुछ साफ़ कर देगा। तो ये देखें, ये चारों बोल्ट इसके आ गए हैं। अब आपने इसको ऐसे कर लेना है, ये बोल्ट इसके अंदर, ये बोल्ट सारे वैसे सेम साइज़ के, लेकिन फिर भी आपने इसकी बोल्ट यहाँ पे लगा लेना ताकि आपको पता चले कि ये ऐसे ही फिट होनी है। इसकी साइड आपने ऐसे घुमा के नहीं फिट करना इसको, ताकि आपको, क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा खोल लें तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी, ताकि बोल्ट आपको पता चल जाए कि इस तरह इस टिक्की ने फिट होना है। उसके बाद ये स्प्रिंग इसके आराम से बाहर निकाल लेने हैं। ये 4 स्प्रिंग होते हैं। कुछ लोगों ने इसके नीचे पीछे लॉक रखे होते हैं, 4 वॉर्चलें इसके पीछे रखी होती हैं, वो क्लच का प्रेशर बढ़ाने के लिए की होती हैं, लेकिन उसकी ऐसे ज़रूरत कोई नहीं होती है इतनी। कुछ लोग वैसे कर लेते हैं, लेकिन वो भी आपने ध्यान रखना, अगर आपकी बाइक में इस तरह की कोई चेंजिंग हुई है तो उसको भी आपने जहन में रखना है, देख लेना है, उन वॉर्शल्स को भी आपने ध्यान से निकालना है। उसके बाद ये पीछे इसकी लॉक वॉर्शल होती है, इसको आपने आराम से ऐसे एक मुँह वाला पेचकस ले लें, इसकी मदद से आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन इसको आराम से ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लॉक प्लास है तो उससे ये बड़ी आराम से निकल आती है। मेरे पास इस टाइम वो पड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए दूसरा हाथ भी यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं, अगर वैसे इजी निकल आता है। एक हाथ से आपने पेचकस पकड़ना है, एक हाथ से कोई और चीज़ पकड़ लें। मैं इसको निकाल लेता हूँ, पहले इसको ऐसे रख लेता हूँ मोबाइल को। अच्छा जी, लॉक वॉर्शल ये अब मैंने उतारी है इसकी। ये असल में ये एक मुंह वाले पेचकस से जो है ये ऐसे लगी होती है, और ये होता है एक मुंह वाला पेचकस। आपने इसके यहाँ पे बैक साइड पे, इसका फेस अगर यहाँ पे है, इस साइड पे है, तो आपने इस साइड पे पेचकस डाल के इसको पेचकस को ऐसे करेंगे तो ये वॉर्शल पीछे आ जाएगी और आप आराम से इसको बाहर खींच सकते हैं। इस तरह करके आप इसको निकाल सकते हैं। अगर तो आपके पास ये होता है लॉक प्लास जो होता है ओपनर, वो हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसका निकाल लेते हैं क्लच हाउसिंग। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्री सेटिंग होती है उसके अंदर 1 2 3 4 क्लच प्लेटें पहले आती हैं सीध के अंदर। जैसे मिसाल है कि 4 क्लच प्लेटें 1 2 3 4 यहाँ पे आ गई। उसके बाद 5वीं जो क्लच प्लेट होती है वो इसके आगे नहीं आती है, वो इस कट के अंदर आके फंस रही होती है उसकी साइड। ये चीज़ आपने निकालने से पहले ध्यान रख लेनी है। अगर तो आप इसको इस कट में नहीं फंसाते, इसी के सीध में ला के फंसा देते हैं इनके अंदर, तब भी काम चल जाता है, क्लच सही रहता है, ऐसा मसला नहीं। लेकिन फिर भी जो एक फैक्ट्री सेटिंग होती है कंपनी की तरफ से, वो इसके अंदर ये क्लच प्लेट फंसी होती है इस वाले लॉक के अंदर। तो 4 सीधी आती हैं, 5वीं इसके अंदर आती है। तो इसको आराम से पहले निकाल लें आप हाउसिंग को। ये इस तरह ये पूरा क्लच सारा बाहर आ जाए, क्योंकि इस टाइम ये काफ़ी इंजन जला हुआ है, तो चिपकी हुई हैं क्लच प्लेटें आपस में, ये छूटती नहीं हैं क्लच प्लेटें, इसी वजह से ये जल चुकी हैं क्लच प्लेटें सारी। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान रख लेनी है कि ये देखें, इसको आप ऐसे ही निकाल के ऐसे ट्रे के अंदर रख दें। उसके बाद अगर आपने इसको भी निकालना है, इस गरारी को जो कि निकालना पड़ेगा, तो इसके पीछे ये वॉर्शल होती है, इसको ऐसे आराम से निकाल लेना है। इसकी साइड कोई नहीं होती है, आउटसाइड इनसाइड कुछ भी नहीं होता। इसको आपने आराम से निकाल के ऐसे यहाँ साइड पे रख लें, इसके अंदर रख लें, ताकि आपको पता चले कि इसके पीछे लगनी है। और इसी तरह आपने इस गरारी को भी निकाल लेना है, इसको ऐसे आराम से ये बाहर आ जाती है। और इसका मकसद ये होता है कि इसको वॉश एक दफ़ा कर लें आप पेट्रोल से, या वो बिलालगंज वाला जो तेज़ाब है उसके साथ वॉश कर लें, जो केमिकल है इसको साइड पे रख दें इधर, तो ये वॉश हो जाएगी। और पीछे से इंजन वगैरह भी वॉश हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो इंजन भी वॉश कर सकते हैं पेट्रोल से अच्छी तरह। और यहाँ से इस गरारी को भी आराम से आप निकाल सकते हैं। ये ऐसे थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इसको, लेकिन बेहतर है कि आप पहले इसका ऑयल पम्प फ्री कर लें, फिर इसको आराम से निकाल लें, फिर ये खींचना भी नहीं पड़ेगा। ये 8 mm के 2 बोल्ट्स होते हैं ऑयल पम्प के। इसको ऐसे डाला आपने, इसको कोशिश करें उसी तरह जो पाना था 12 मिलीमीटर वाला, वो ऐसे डाल लें इसके अंदर, ताकि इसकी एक फ़ोर्स बन जाती है
फिर आप इजीली इसको खोल सकते हैं। ये देखें, ऐसे पाना डाला आपने, इधर से पाने को ऐसे पकड़ लिया, इस तरह करके अब आप पाने को ऐसे आराम से करेंगे तो ये बोल्ट ऐसे खुल जाएगा। इसी तरह इस बोल्ट को भी आपने इसी तरह खोल लेना है। ये 2 बोल्ट्स होते हैं ऑयल पंप के। ऑयल पंप भी आपने निकाल लेना, इसकी भी एक दफ़ा सर्विस हो जाएगी। एक दफ़ा इसको लूज़ कर लिया बोल्ट को पाने के साथ ऐसे डाल के, तो फिर पाने को आपने बाहर निकाल देना है और 8 mm का जो टी रॉड है इसके साथ आपने इन दोनों बोल्ट्स को खोल लेना है। ये 2 बोल्ट्स होते हैं, इनका साइज़ सेम होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर, इसको आप अलग रख सकते हैं। लेकिन ये सारे बोल्ट आपने मिक्स नहीं करने हैं, क्योंकि इसके 2 बोल्ट और होते हैं। क्लच के जो 4 बोल्ट होते हैं हाउसिंग के जो यहाँ पे लगे होते हैं वो और होते हैं, उन चारों को अलग रखना है, इन दोनों को अलग रखना है। इस तरह जो बोल्ट जहाँ से है उसको निशानी लगा के अलग कर लेना है, ताकि फ़िटिंग के दौरान आपसे सारे बोल्ट मिक्स ना हो जाएँ। तो इसको भी यहाँ पे लहदा इन दोनों को रख देना ट्रे के अंदर ही। ये सारा सामान एक दफ़ा पेट्रोल से वॉश होना है, ताकि ये देखें ना कैसे काला हो चुका है। ये देखें, अब इसको मैंने हाथ फेरा तो नीचे से अपनी असल लुक में आ गया है। नहीं तो ये ऑयल इसका काला चल के सारा, और इसी तरह यहाँ पे अगर अब मैं हाथ फेरूँगा नीचे से सही है, ऊपर से सारा ऑयल चल के वो काला हो चुका हुआ है। तो इसलिए इसको एक दफ़ा वॉश करना ज़रूरी है। इसको आपने ऐसे खींचना है तो ये पंप इसका बाहर आ जाएगा। आराम से पहले आपने इसको निकालना है, इस पंप को, और अगेन वही चीज़ कि आपने साइड का ध्यान रखना है। जहाँ से जो चीज़ निकाल रहे हैं पंप की, अगर ऐसे है तो इसको ऐसे उल्टा नहीं फिट करना, इसको इसी तरह फिट करना है। इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है। इसके अंदर ये RPM की गरारी लगी होती है जो इसकी RPM को चलाती है, RPM केबल को। इसको खैर आपने ऐसे आराम से बाहर निकाल लेना है। इसको फिर डिसम्बल करके, मतलब गरारी को ऐसे आराम से बाहर निकाल के पेट्रोल से वॉश करके फिर आपने इसको फिट करना है। उसके नीचे ये 4 मुँह वाले 2 बोल्ट्स होते हैं, इनको बेशक लगा रहने दें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। असल चीज़ है कि आपकी ये गरारी यहाँ से बाहर आ जाएगी फ्री होकर। ये काफ़ी इस टाइम जमी हुई है, तो इसको थोड़ा सा कपड़ा से पकड़ के ना उससे खींचना पड़ेगा, फिर ये बाहर आएगी। इसके आगे लॉक्स वगैरह तो कोई नहीं होते, लेकिन क्योंकि इंजन की हालत इससे काफ़ी ख़राब है, ये देखें मैंने ज़ोर लगा के खींची है तो ये बाहर आई है कपड़े से पकड़ के। तो इसको भी आपने पेट्रोल से वॉश करना अच्छी तरह। इसकी साइड वगैरह कोई नहीं होती है, ये देखें कोई साइड नहीं है इसकी, उल्टी करें सीधी फिट करें जैसे मर्ज़ी करें। लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखिएगा, बेहतर ये होता है कि अगर आपने इसको इस साइड से निकाला है तो इसको इसी तरह आपने वापस फिट करना है निशानी लगा के। इसको आपने इस तरह नहीं फिट करना, करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन ये चल के इसकी जो झरियाँ होती हैं, ये जो कट्स होते हैं, ये इसके अंदर अपनी साइड बना चुके होते हैं। अगर आप इसको उल्टा फिट करेंगे प्ले आ सकती है या ये टाइट हो सकती है। इस तरह होता कुछ नहीं है वैसे, लेकिन आप फिर भी कभी भी कोई मशीन खोलें तो जो कंपनी ने जिस तरह उसकी सेटिंग बना के भेजी होती है, कोशिश करें कि आप उसको उसी तरह फिट करें। अब ये देखें यहाँ पे ये इजी चल रही है, अगर मैं इसको उल्टा के फिट करता हूँ थोड़ी सी ये टाइट जा रही है, यहाँ पे आके हल्की सी रुकती है। तो इसलिए होता कुछ नहीं है, चल के वो भी रवा हो जाएगी, लेकिन बेहतर होता है कि आप इसको इसी साइड पे फिट करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इस गरारी को भी आपने बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये पीछे इसका जो क्रंक है, क्रंक ये आ जाती है। ये क्रंक के पीछे इसका गेयर का सारा सेटअप है, ये सारा गेयर आ जाता है इसका। ये क्रंक है जिसके ऊपर पिस्टन वगैरह लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड लगा होता है। तो इन सारी चीज़ों को अब आपने वॉश कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको वॉश नहीं करूँगा क्योंकि इसको खोल के वॉश करना पड़ेगा, पेट्रोल ताकि अंदर ना चला जाए। अगर इसके अंदर पेट्रोल चला गया तो वो काफ़ी मसला बन जाएगा। मैं इसको कपड़ा मार के अच्छी तरह यहाँ से साफ़ कर लूँगा, और जितना सामान खोल के ये बाहर रखा हुआ है इसको पेट्रोल से वॉश करके तो फिर इसमें नई क्लच प्लेटें आपको दिखा के वो सारा फिटिंग करता हूँ। तो ये भी चीज़ बाहर आ जाती है। अगर आप इसको भी निकालना चाहें तो इसको भी आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसकी भी आप साइड देख के फिर आप इसको निकालिएगा। ये देखें, इसको आराम से ऐसे आपने निकाल लेना है। आगे से गियर लीवर खोल लेना है, इसकी उस साइड पे गियर लीवर लगा होता है, गियर शिफ्टर, उसको आपने आराम से खोल लेना है। फिर इसको आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं बाहर। तो ये गियर शिफ्ट करवाता है, इसको ऐसे ही आपने वापस डालना है। इसकी साइड आपने ध्यान से देख लेनी है, हल्का से इसको ठोकना पड़ेगा आपको, तो ये ऐसे जो है ये वापस चला जाएगा। ये हो गया इसका, ये ऐसे फिट होता है। तो इसी ने गियर शिफ्ट करवाना होता है, ऐसे ऊपर नीचे ये मूव होता है। जब आप गियर को शिफ्ट करवाते हैं रिवर्स फॉरवर्ड हर साइड पे ये चलता है। तो इस तरह करके आप बेशक इसको भी निकाल लें ताकि ये भी पेट्रोल से वॉश हो सके। तो इसको भी आपने निकाल के यहाँ साइड पे रख देना है। अब ये सारा सामान वो है जो पेट्रोल से वॉश होना है। इसके पीछे ये गरारियाँ वगैरह होती हैं, इनको अच्छी तरह कपड़ा मार लें जो गियर शिफ्टर की होती हैं। ये गियर शिफ्ट हो रहा है इसका ऐसे, तो इसको आप अच्छी तरह कपड़ा मार के जो है वो साफ़ सूफ करके दोबारा। तो अब इस सारे सामान को पेट्रोल से धो के तो फिर इंशाल्लाह आगे इसकी फ़िटिंग में आते हैं। तो अब ये इसका सारा सामान जो है वॉश हो चुका है। तो इसको ये गरारी फिट कर दी है, नीचे ऑयल पंप फिट हो गया हुआ है, इसके ये बोल्ट दोनों टाइट हो गए हुए हैं, ये वाली गरारी क्रंक की फ़िट हो गई हुई है। तो अब बाकी जो चीज़ें रह गई उनको फ़िट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ सामान है जो मैंने इसमें अब डालना है।
सबसे पहले तो ये प्रेशर प्लेट है अपना फिट कंपनी की, क्राउन लिफान की प्रेशर प्लेट। तो ये 4 प्लेटें होती हैं, ये मिली है 170 रुपये की। इसका रिज़ल्ट ठीक होता है, अच्छी चलती है। तो बहरहाल ये क्राउन की चीज़ें कुछ बेहतर आ रही हैं बाकी ISH वगैरह से। ISH की भी ठीक रहती है लेकिन क्राउन की ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्राउन लिफान की प्रेशर प्लेट आ गई। उसके बाद ये मित्सुबिशी की है क्लच प्लेट। ये तकरीबन आ जाती है 350 रुपये की। तो ये होती हैं 5 क्लच प्लेटें होती हैं। इसको मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था एक दूसरे 125 में, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा था। ये 350 रुपये की आई थी और मैं दोबारा इसमें वही वाली मित्सुबिशी की डालने लगा हूँ। तो ये मित्सुबिशी नहीं है, ये वो कंपनी नहीं है जो AC वगैरह बनाती है मित्सुबिशी की, ये कोई और कंपनी है। मित्सुबिशी नाम है इसका, ये लोकल कोई कंपनी है। तो इनके मतलब प्रेशर क्लच प्लेट आई है, अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो ये मैं ट्राई करूँगा दोबारा से। पहले 125 में डाली थी, अच्छा रिज़ल्ट रहा था, एक और में डाली थी। तो ये है नोक कंपनी की, NOK नोक। ये जैपनीज़ सील किट है जो इस इंजन में 5 सीलें लगती हैं। ये पाँचों की पाँचों हैं, जिसमें से 2 सीलें आ जाती हैं इस पल्ले के अंदर। एक आती है किक वाली सील, ये किक वाली सील हो गई। ये हो गई इसके RPM की, जो यहाँ पे RPM केबल लगती है उसमें जो गरारी घूम रही होती है उसकी सील होती है। एक इसमें आती है क्रंक की जो उस साइड पे लगती है। एक आती है गियर की जहाँ से गियर चलता है, और एक और सील होती है उस साइड पे। वो किस चीज़ की होती है वो देखना पड़ेगा। ये टोटल इस तरह 4 सीलें ही होती हैं, मतलब एक किक की हो जाती है, एक ये उसकी आ जाती है, ये 2 पल्ले के अंदर लग जाती है। देखें पल्ला इसके अंदर एक यहाँ पे लगी जाती है, यहाँ से किक्की लग जाती है, और ये इसके अंदर जो सील लगी होती है ये यहाँ से आगे से लगती है। इसके अंदर 2 सीलें इसकी हो जाती हैं, और एक उस साइड पे जो इसकी क्रंक घूम रही होती है जिस पे मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट उतार के उसके नीचे सील लगती है, वो होती है। और एक जो होती है उसकी वो जो घूम रही होती है शाफ्ट, ये वाली जो शाफ्ट होती है जिसके ऊपर सारा उसने गियर की गरारी लगी होती है, अपना चेन गरारी छोटी वाली, वो उसकी सील होती है। और एक जो बाकी रह गई है वो मुझे याद आ गई है, वो है उसकी गियर शिफ्टर। जो ये चीज़ लगी हुई है इसके उस साइड पर गियर शिफ्टर होता है, जो गियर को हम पाँव से शिफ्ट करवाते हैं, उसकी एक सील होती है। तो इस तरह ये 5 सीलें पूरी हो जाती हैं इस इंजन की। ये है 260 रुपये की किट है पूरी। ये नोक कंपनी की जैपनीज़ सील किट है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बाकी चाइना की जो होती है वो तकरीबन 150 रुपये की किट होती है। ये पूरी किट है, ये 260 रुपये की है। तो ये 3 चीज़ें इसमें डलनी है। ये चीज़ बाद में डलेगी जब ये पल्ला फिट होगा। ये पल्ला अभी नहीं फिट करना, पल्ला वॉश कर ली। देखें पहले किस तरह ब्लैक हुआ था, इसको वही बिलालगंज वाला केमिकल लगाया है, उसके साथ इसको सारा वॉश किया है और अच्छी तरह पेट्रोल से धोया है। इसके बाद ये सारा पल्ला क्लीन हो गया हुआ है। इसको मैंने साइड पर कर दिया। इसको पेंट करके फिर इसकी यहाँ पर सीलें नहीं डाल के फिर इसको फिट करना है। ये पेंट होने के बाद फिट होना है। फ़िलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये सारा सामान बिलालगंज वाले केमिकल से धो लिया हुआ है, तो इसको अब फिट होने लगा है। ये देखें पहले ब्लैक हुआ था सारा, अब ये सही हो गया हुआ है। तो सबसे पहले क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट खोल लेते हैं, इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। तो ये होती है जी प्रेशर प्लेट। इसको इसके ऊपर ही रख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये एक छुरी की तरह तेज़ साइड होती है, एक गोल साइड होती है। तो आपने ये चीज़ देखनी है। वैसे नॉर्मली जो कंपनीज़ फिट करती हैं जैसे यामा वगैरह में, वो जो छुरी वाली तेज़ साइड होती है उसको ऐसे अंदर वाली साइड पे करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे भी होता है कि उसको छुरी वाली साइड को बाहर कर देते हैं। आपने इसमें ये चीज़ देखनी होती है कि छुरी वाली जो तेज़ साइड है, एक इसमें गोल साइड है, ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये गोल है, इसको हाथ लगाएंगे इस साइड पे तो ये छुरी वाली साइड है। अगर ये छुरी वाली साइड आप बाहर रख रहे हैं तो सारी प्रेशर प्लेटों की ये साइड बाहर आनी चाहिए। अगर ये साइड अंदर रख रहे हैं तो सबकी अंदर आनी चाहिए। मतलब इसको एक ही सीध में आपने फिट करना है। ये नहीं कि एक की साइड बाहर है और एक के अंदर है। ये सारी एक ही साइड पे छुरी वाली साइड सबकी अंदर इन्होंने करके भेजी होती है। ये इसकी भी ये छुरी वाली साइड तेज़ साइड, मतलब जिसको ये तेज़ साइड है। बाकी ये इस साइड से अगर आप देखेंगे सारी साइडें गोल है। या तो इन प्रेशर प्लेटों को सबको आपने ऐसे ही फिट करना है इस तरह, या आपने इस तरह फिट करना है। ये नहीं करना कि आधी इस तरह कर दी और आधी इस तरह कर दी, ऐसे नहीं करना। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। इसके बाद आ जाती है क्लच प्लेट। इसको खोल लें। ये आ गई है जी क्लच प्लेट।
इसकी कोई साइड नहीं होती है। तो इसकी सिर्फ आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो लास्ट आपने क्लच प्लेट डालनी होती है, जिस तरह मैंने आपको खोलते वक्त बताया था, उसकी साइड एक इस कट में आके फंसनी चाहिए, इस वाले में। बाकी सारी साइडें इसमें फंसनी चाहिए ऐसे, 4 की, और 5वीं की साइड आखिरी इस वाले कट में फंसनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल कर लेना। अगर ना भी होगा तो इससे कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल जो कंपनी ने चीज़ बनाई हुई है वो इस तरह कंपनी फिटिंग करके इसकी बेचती है। तो ये सारी क्लच प्लेट की क्वालिटी देख लें। 350 रुपये की ये क्लच प्लेट है, मित्सुबिशी के नाम से ये कंपनी है। तो ठीक है, इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा है। मैंने लास्ट ट्राई की थी तो अच्छा रिज़ल्ट था इसका, ISH वगैरह से अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो इसमें ये चीज़ है, क्लच हाउसिंग की जो कंडीशन है थोड़ी सी हल्की है। मतलब यहाँ पे हाथ फेरेंगे तो यहाँ पे आपको एक कट बना नज़र फील होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से क्लच प्लेट ने इसके साथ टच होना, तो ये चीज़ इसकी घस गई हुई है, घस के यहाँ से ये डीप हो गई हुई है और यहाँ से ये ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे क्लच प्लेट ने नहीं टच होना होता। तो इसको यहाँ पे या तो टूल लगवाया जाता है या फिर इसको क्लच हाउसिंग को चेंज किया जाता है। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही चला रहा हूँ। तो फिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी गरारियाँ वगैरह मैंने फ़िट कर दी हैं। वॉशल वगैरह आपने देख के लगानी है। ये वॉशल होती है, इसकी कोई साइड नहीं होती है। बाकी ये गेयर है इसका, ये करंक है इसकी, ये सारी गरारियाँ, ऑयल पंप वगैरह लग चुका हुआ है इसका। तो ये बोल्ट होता है लंबा, इसको मैंने फ़िलहाल यहाँ निशानी के तौर पे रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले क्लच हाउसिंग जाएगी, ये आ गई इस तरह। इसके बाद क्लच प्लेट, ये इस तरह। उसके बाद प्रेशर प्लेट। अभी इसकी जो छुरी वाली साइड है उसको मैं अंदर की तरफ ही करूँगा, ये छुरी वाली साइड है और ये इसकी गोल वाली साइड है। तो मैं इसको छुरी वाली साइड को ऐसे अंदर सबको करूँगा और सबको फिर अंदर ही करूँगा, सारी प्लेटों को। पहले क्लच प्लेट गई, उसके बाद प्रेशर प्लेट, अगेन क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट पड़ी हुई है, इसको आपने पकड़ा और इसका ये कट यहाँ पे रख के ऐसे फिट कर दिया। ये हो गई। फिर प्रेशर प्लेट, छुरी वाली साइड अंदर, ये हो गई प्रेशर प्लेट। फिर क्लच प्लेट, तीसरी क्लच प्लेट है ये। और इसको हल्का सा अगर ऑयल लगा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा इन्होंने लगाया होता है, लेकिन अगर आप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ऑयल डाल के थोड़ी देर इसको छोड़ के फिर आप स्टार्ट करें। ये प्रेशर प्लेट आ गई, अगेन छुरी वाली साइड इसके अंदर जाएगी इस तरह। फिर क्लच प्लेट जाएगी, चौथी क्लच प्लेट, और ये लास्ट प्रेशर प्लेट, और इसके बाद लास्ट क्लच प्लेट। इसकी छुरी वाली साइड अंदर गई है, ये इस तरह। इसको थोड़ा सा हाथ रख लूँगा यहाँ पे, और ये लास्ट क्लच प्लेट। अच्छा, लास्ट क्लच प्लेट जो आपने डालनी है उसका मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके अंदर इस कट को आपने इसके अंदर फंसाना है। ये देखें, इस वाले कट के अंदर ये देख रहे हैं। बाकी सारी क्लच प्लेटें इधर फंसी हुई हैं। इसका ये जो ये वाला आखिरी कट है, आखिरी क्लच प्लेट को इसके अंदर फंसाया मैंने। ये इसकी कंपनी सेटिंग होती है। उसके बाद इन सबको एक लाइन में कर लें आप। ये सारे देखें, इसके दंदे आगे पीछे हैं। इसको आप किसी पेचकस की वजह से एक लाइन में कर लें, ना भी करें तो ये खुद ही लाइन में आ जाते हैं, बस कर लें तो बेहतर है। इस तरह सारे घुमा के तो क्लच हाउसिंग की सीध में इसको ले आएँ। ये क्लच हाउसिंग है। क्लच हाउसिंग के बाद ये सारे दंदे इसके ऐसे सीध में आने चाहिए, ताकि ऊपर वाली इसकी जो हाउसिंग है वो इजी इसके अंदर फिट हो सके। ये इसकी मेन हाउसिंग आ गई है, तो इसको आप फिट करें इसके अंदर। इस तरह इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा के थोड़ा सा फिट करना पड़ता है इस तरह। ये हो गई है फिट। यहाँ पे लगेगा इसका लॉक, और फिर भी आपने इसको एक दफ़ा फिट कर लिया, ऐसे इसको अच्छी तरह घुमा लें कि सारी प्रेशर प्लेटें घूम रही हैं, बिल्कुल घूम रही हैं। इसकी एक दफ़ा तसल्ली कर लें, ऐसे घुमा के सारी प्रेशर प्लेटें घूमनी चाहिए लास्ट वाली तक। इसका मतलब है ये फिटिंग सही हो गई है इसकी। और एक दफ़ा फिर इसको बाहर निकालें और देख लें कि सारा जो आपने चीज़ें डाली हैं सारी सीध में आ रही हैं। कंफर्म कर लें, क्योंकि ये बाज़ का सही बैठती नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सारा इंजन खोलना पड़ जाता है। तो इसको ऐसे निकाल लें और देख लें कि आलमोस्ट सारी एक लाइन में है प्रेशर प्लेटें, और पीछे इसका ये टच होना चाहिए जाके क्लच हाउसिंग के साथ, ताकि इसकी हाउसिंग भी ऐसे घूम सके। तो इसलिए आपने इनको सबको सीध में रख के और ऐसे इसको डालना, जब
ऐसे करके ऐसे सबके साथ एक दफ़ा कंफर्म कर लेना कि फ़िट हो गया हुआ है। और इसके ये लॉक की जगह यहाँ पे बन जाएगी। अगर ये सही फिट नहीं बैठा होगा तो यहाँ पे लॉक नहीं इसका लगेगा। तो अब ये लॉक की जगह बन चुकी है, तो यहाँ पे लॉक लगा देते हैं इसका। ये इसका लॉक था, इसको पेचकस के साथ लगा लेते हैं। लॉक नीचे गिर गया है ऑयल के अंदर, इसको ऐसे रख के ये देखें। अब ये लॉक को एक दफ़ा अंदर कर दिया है, इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब इसको पेचकस की मदद से आप हल्का सा ऐसे पुश करेंगे तो ये बैठ जाएगा अपनी जगह पे। जब लॉक अपनी जगह पे बैठ जाएगा इसका मतलब है आपका क्लच बॉक्स बिल्कुल सही एक्यूरेट अपनी जगह पे बैठा है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अब आप इसकी ये स्प्रिंग लगेंगे तो इसकी ये सारी प्ले ख़त्म हो जाएगी। स्प्रिंग इसको बिल्कुल ऐसे पीछे प्रेस कर देंगे। तो अब लगाते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग लगाने से पहले कुछ लोग यहाँ पे वार्शल रख लेते हैं। जैसे अब ये क्लच हाउसिंग थोड़ी सी डाउन है, जिस तरह की ये लॉक वार्शल लगाई है, इस तरह की छोटे छोटे साइज़ में 4 वार्शलें लेके आप यहाँ पे रख सकते हैं। लॉक वार्शल जैसे ये लगी हुई है, या कोई और ब्रीक सी बिल्कुल वार्शल होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है, एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही लगाऊँगा। उसके बाद इसका आ जाएगा पर कैप, बेरिंग इसके अंदर लगा हुआ है, इसके बोल्ट्स आएंगे इसके अंदर, ये ऐसे फिट होना है। तो इसको थोड़ा सा हाथ रख के ऐसे, तो इसके चारों बोल्ट्स 10 मिलीमीटर वाले यहाँ फिट हो जाएंगे। इंजन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन पेट्रोल से इसको वॉश वगैरह किया तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट है, बिल्कुल क्लीन हो गया हुआ है। अब ये चलेगा तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि इसको बगैर ऑयल के चलाया गया था। मतलब इसमें लीकेज थी इंजन के अंदर और वो उसको मेंटेन नहीं था किया गया। सीलें वगैरह इसकी लीक थी, जो इसकी ये वाली शाफ्ट की क्रंक की जो उस साइड मैग्नेट के अंदर सील होती है वो लीक थी, और ऊपर से टेपर कवर भी लीक था। टेपर कवर भी नया डालना है, तो उस वजह से ऑयल काफ़ी लीकेज थी और ऑयल सारा निकल जाता था। तो इस चीज़ की केयर नीति की गई, जिस वजह से इंजन जो है वो जल गया हुआ है ऑयल ना होने की वजह से, सूखा चल चल के। इसको 2 बोल्ट्स को टाइट करेंगे, जिसके अंदर सारी स्प्रिंग की टेंशन आ जाएगी। बाकी जो 2 रह जाएंगे वो इजी टाइट हो जाएंगे फिर। लेकिन इसको ऐसे बराबर रख के टाइट करना है, एक को ज़्यादा टाइट नहीं कर देना, क्योंकि ये इसकी जो क्लच हाउसिंग की टिक्की होती है ये क्रैक हो जाती है। ये ओरिजिनल वाली होती है, ये इतनी जल्दी क्रैक नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी लोकल लगी हुई है, आफ्टर मार्केट आपने डाली हुई है, जिस तरह पिक बढ़ाने के लिए वो डालते हैं 6 स्प्रिंगों वाली जो होती है वो डाल लेते हैं, जो रिक्शे की होती है वो ज़रा लोकल बनी होती है, साजगार रिक्शे की डल जाती है इसके अंदर, तो उसकी क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसको ऐसे इक्वल रख के टाइट करना होता है। आमने सामने वाले 2 बोल्ट पहले टाइट करने होते हैं, बाकी फिर आराम से टाइट हो जाते हैं। ये देखिए ये वाला बोल्ट टाइट हो चुका हुआ है, इसको भी अच्छी तरह टाइट कर लेना। फिर उसके बाद जो 2 बोल्ट्स होंगे वो इजीली टाइट हो जाएंगे। ये टाइट हो गए दोनों आमने सामने वाले। अब ये जो बाकी 2 रह गए हैं ये ऐसे इजीली टाइट हो जाएंगे। ये हो गए चारों बोल्ट्स इसके। इनकी मैं कसाई एक दफ़ा दोबारा चेक करूँगा फाइनल फिट करने से पहले टापा। तो अभी मैं कसाई फ़िलहाल तो ठीक कर दी, लेकिन अगेन इसकी चेक करूँगा। उसके बाद इसकी
ये आ जाती है पिन इसकी, ये ऐसे लगेगी, जिसको पुश करना होता है और ये क्लच वर्क करता है। अब ये सारे स्प्रिंग वगैरह ने इसको प्रॉपर पकड़ लिया। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, ये इसका यहाँ पे नट लगता होता है इसके ऊपर, जो नट हमने इस गोटी से खोला था। इस गोटी को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है पहले, फिर इसको दोबारा यूज़ करना है। इस पर ऑयल वगैरह काफ़ी लगा हुआ है इसके ऊपर। तो नट इसका देख लेते हैं, ये नट इसका पड़ा हुआ है और ये वॉशल है। अच्छा, वॉशल के ऊपर आपको मैंने जैसे बताया था आउटसाइड आपने देख के रखना है। ये है आउटसाइड, ये ऊपर लिखा हुआ आउटसाइड, एक साइड इसकी ये है। अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये गलत लगेगी, अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये सही है। तो ये आउटसाइड जो लिखा हुआ है ये आपने अपने फ्रंट पे रखना है, ऐसे रख के लगाया। उसके बाद इसका जो नट है इसकी दो साइडें हैं, एक ये बिल्कुल प्लेन साइड है, एक ये साइड है थोड़ी गोल वाली। ये देखें यहाँ पे कॉलर बना हुआ है गोल सा, ये कॉलर वाली साइड ऐसे अंदर जानी है और जो प्लेन साइड है वो आपकी तरफ बाहर की तरफ आनी है। ये इसकी फैक्ट्री सेटिंग होती है, जो कंपनी इस तरह इसको फिट करके भेजती है। अगर आप उल्टा भी लगा देंगे चल तो जाएगा, लेकिन जो कंपनी की सेटिंग है कोशिश करें वैसे ही करें इसको। ये देखें ये टाइट हो गया हुआ है। उधर आपने कांटा फंसा लेना उसके अंदर, मैग्नेट के अंदर, ताकि इसको अच्छी तरह आपने टाइट करना है। ये रॉड आपने यूज़ करना है इसके लिए, एल रॉड मैं भी करूँगा इसको टाइट, और ये इसके साथ ये एक्सटेंशन इसकी यूज़ कर लेनी है ताकि इसके फोर्स से आप इसको टाइट कर सकें। इसको आपने अच्छी तरह टाइट करना। अगर ये लूज़ रह जाएगा तो केम गरारी आवाज़ कर जाएगी, अगर ये टाइट होगा तो केम आवाज़ नहीं करेगी। तो इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। इसके बाद इसका क्या होगा, नेक्स्ट इसकी ये टिक्की लगनी है, ऐसे ये जैन यहाँ पे लगना है इसका। ये जैन इसका सही उतर आया था, इस वजह से चेंज नहीं किया। ये जैन यहाँ पे रख के इसके ये तीनों बोल्ट्स पड़े हुए हैं, पेच इसके, ये तीनों पेच लग जाने और ये टिक्की फिट हो जाएगी। ये थे जैन रख के इसका, तो इस बोल्ट को, इस नट को आपने टाइट कर लेना। उसके बाद ये आपने टिक्की का ऐसे जैन रख के तो इसको ऐसे फिट करके इसको टाइट कर देना, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कसाई आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है अगेन। तो ये थी आज की वीडियो। अब मैं इसकी कसाई चेक कर लूँगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जहाँ पे हम इंजन के ये कवर्स को पेंट करना है, उसके बाद इसके इंजन के कवर्स की फ़िटिंग होगी और बाइक को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।